अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कुरतुल ऐन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क़याम पाकिस्तान की तहरीक और उर्दू, यानी कि उर्दू ज़ुबान में क़याम पाकिस्तान का जो तहरीक थी उसका कितना किरदार था, या पाकिस्तान बनने का कितना किरदार था ज़ुबान उर्दू का। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी टॉपिक्स हैं BS उर्दू के रिलेटेड आपको वो मेरी वीडियो में मिलते रहें। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले इस पर बात करेंगे कि हम पाकिस्तान की तहरीक क्या थी। ठीक है, उसके बाद हम ज़ुबान उर्दू पे बात करेंगे कि उर्दू ज़ुबान का इस तहरीक में किरदार है या नहीं, और इसका कितना किरदार है। इसका किरदार निभाने में पाकिस्तान के लोगों ने, उनके रहनुमाओं ने या उनके माहिरीन जो लिसानियात थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया। ठीक है, तो आइए चलिए आज की जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है तारीख़ में बहुत बार जो है इस बात को मान चुके हैं कि मुसलमानों के दीगर मज़ाहिब और नज़रिए के मानने वालों की निस्बत जो है वो तादाद में कम होने के बावजूद मुनफरिद शनाख्त बरकरार रखें। यानी कि मुसलमान अगर किसी अहद में कम भी थे तो उनकी एक अलग अपनी मुनफरिद अलग और ख़ूबसूरत सी शनाख्त थी। ठीक है, बरसग़ीर दो कौमों का वतन था जिसपे एक तरफ हिंदू लोग रहते थे और एक तरफ मुसलमान। यहाँ दो जो कौमें थी उनके नज़रियात, उनका रहन सहन, उनके रस्म व रवाज जो थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक है, यानी कि बरसग़ीर के मुसलमानों को अगर ज़वाल का सामना करना पड़ा अरूज के बाद, तो वो दो दुश्मन को कुव्वतें थी। एक अंग्रेज़ थे जो बरसग़ीर पर काबिज़ हो गए, ठीक है, और दूसरा हिंदू साम्राज्य थे, यानी कि जो वहाँ के हिंदू रिहायशी थे। ठीक है, एक तो हम पर ब्रिटिश लोग आकर दूसरे मुल्कों से काबिज़ हो गए अंग्रेज़, और दूसरे हम यहाँ के ही लोगों से जो है वो डरने लगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली जंग इनके ख़िलाफ़ लड़ी 1857 में। 1857 की जंग आज़ादी को जंग आज़ादी भी कहा जाता है, और जंग गदर, गईन दाल रे, गदर का जो लफ्ज़ है वो भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसको जंग आज़ादी नहीं कहना चाहिए, इसको जंग नाकामी कहना चाहिए, क्योंकि इस जंग में हमें कह रहे हैं मुसलमानों को है वो बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी। ठीक है, यानी दो कौमों ने लड़ी थी ये जंग, जिसमें पहली कौम मुसलमान थे और दूसरी हिंदू होती। ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर तो 1000 साल तक मुसलमान जो है वो बरसग़ीर पर हुकूमत करते रहे, तो हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई। तो जब छीन ली तो मुसलमानों ने उसे दोबारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू की, और इनके साथ अंग्रेज़ जो है वो मतलब आकर काबिज़ हो गए इनकी जो सल्तनत थी उस पर। तो हिंदुओं का क्या था, हिंदुओं ने पहले मुसलमान की ग़ुलामी सही थी, अब वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सह रहे थे, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर मुसलमानों के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जंग लड़ी, लेकिन ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो हम जंग हार गए। तो फिर पता चला कि हिंदू जो थे वो मुसलमानों की हमायती नहीं थे, बल्कि वो तो अपनी अखंड भारत सोच यानी कि मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, यानी कि मुसलमानों के आस्तीन के सांप का किरदार जो है वो अदा किया। ठीक है, यानी कि बेसिकली तो वो बहुत ही पेश थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जब वो जंग हार गए तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको तो ख़तरा मुसलमानों से है, आपने उनसे हुकूमत को छीना है, हम तो हमारा क्या है, हम तो पहले मुसलमान की ग़ुलामी कर रहे थे, अब हम आपके ग़ुलाम हैं। ठीक है, बड़ी ही चालाकी से इन्होंने अपनी जो अंग्रेज़ थे जितनी भी मतलब अपने साथ जो नया निज़ाम तालीम लाए थे उनको उसको राइज किया, फ़ारसी को मतलब मुसलमानों के मदारस बंद कर दिया, हर चीज़ के लिए मुसलमानों को तरसाया इन्होंने। तो आस्तीन के सांप वाला ये किया कि जब ये पकड़े गए, जब बात खुली तो इन्होंने कहा कि हम तो मुसलमानों के ग़ुलाम थे, तो हम मुसलमानों के ग़ुलाम थे, अब हम आपकी ग़ुलामी करेंगे, हम आपके साथ हैं। ये तो मुसलमान ही थे, ये ख़ुद इन्होंने ख़ुद को जो है वो जंग में से मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर कहते हैं ना फेंक दिया। ठीक है, तो इसी तरह मतलब अंग्रेज़ मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना चाहते थे, कि इसीलिए 1857 में जब हिंदुओं को वाज़ेह हुआ कि वह हिंदुस्तान पर अपना राज कायम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान एक बहुत पावरफुल कह लें रह चुके हैं, 1000 साल तक हुकूमत की, तो इनको लगा था कि हम अभी अंग्रेज़ों से भी जंग नहीं जीत सकते, मुसलमानों से तो हार ही गए थे। तो इन्होंने अब अंग्रेज़ों से दोस्ती करने का फ़ैसला किया, यानी कि अपनी सोच को है अंग्रेज़ की कुर्बत हासिल कर ली। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि इन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ जो है हवाओं का रुख देखते हुए पहले मुसलमानों के साथ कर ली, फिर अंग्रेज़ों के साथ कर ली। ठीक है, इनके ख़िलाफ़ जो है उकसाना शुरू कर दिया।
उसके बाद इन्होंने जब आजमाना शुरू किया मुसलमानों को, तो उनके लिए मदरसे बंद कर दिए, उनको खाना पीना नहीं देते थे, उनकी तालीम छीन ली, उनकी जायदादें छीन ली, तो उनको कहीं आने जाने नहीं देते थे। हर तरफ गहमा गहमी नफ्सा नफसी का माहौल हो गया, हर तरफ से मुसलमानों को जो है वो शिकस्त दे दी इन्होंने। जितनी मुसलमानों की तालीमी इदारे थे वो सब बंद कर दिए गए, मदरसे बंद कर दिए गए, कुरान पाक की तालीम, दीन की तालीम से लेकर दुनियावी तालीम तक हर चीज़ के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए गए, उनको एक रुपये का मोहताज कर दिया। ठीक है, अब उर्दू ज़ुबान के चूँकि हम नज़रियात जो है वो पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें जब मुसलमान आए थे तो बरसग़ीर की बोलियां भी शामिल थी इस ज़ुबान में। मुसलमानों की ज़ुबान अरबी, तुर्की, फ़ारसी के इम्तिज़ाज और अंग्रेज़ी के इम्तिज़ाज, अरबी, तुर्की, फ़ारसी 3 ज़ुबानों के इम्तिज़ाज से ये है ज़ुबान का आगाज़ हुआ। ठीक है, ज़ुबान का इर्तिकाई सफ़र अपना मंजिल को पहुँचा और इसी तरह एक मकबूल ज़ुबान बनकर सामने आई। अब जब ये ज़ुबान जो है वो एक मकबूल ज़ुबान बन गई तो तंग नज़र जो हिंदू थे इन्होंने इसको मुसलमानों की ज़ुबान कहकर इसके मुकाबले में हिंदी को ला खड़ा किया। जिनको ताल्लुक़ तारीख़ पाकिस्तान से है, जिन्होंने थोड़ी सी तारीख़ पढ़ी है वो तालिब इल्म हो गए, या जिन्होंने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है उनको भी थोड़ा पता होगा इस बारे में कि जब हमारे क़याम पाकिस्तान हुआ था वजूहात उर्दू हिंदी तनाज़ा भी एक अहम वजह थी। यानी कि हाँ ये कहते थे कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़ुबान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़ुबान है। ठीक है, इसी वजह से इस उर्दू हिंदी तनाज़े ने जन्म लिया। मसलन 19वीं सदी से लेकर यानी कि 1800 से लेकर 2000 तक या 1947 तक जो है वो ज़ुबान उर्दू ही थी, क्योंकि बरतानवी साम्राज्य की आमद से फ़ारसी का ख़ात्मा हो चुका था। गालिब मीर जैसे शोरा ने उर्दू को बहुत खूबसूरत मकाम अता किया। ठीक है, अब मुसलमान अपनी ही आवाज़ अपनी ही ज़ुबान में बात करते थे, वो मुकम्मल खालिस उर्दू थी। ठीक है, हर ख़ास आम इसको बोलता, समझता, जानता और पढ़ना लिखना जानता था इस ज़ुबान में। ठीक है, उसके बाद जब हर मुसलमान जो है वो उर्दू को लिखना, बोलना, समझना जानता था और फ़ारसी का ख़ात्मा उस वक्त तक कर दिया गया, चूँकि शायरी का जो आगाज़ था वो मतलब गालिब और मीर तक मुकम्मल तौर पर फ़ारसी को जो है वो छोड़ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी रवायात को तोड़ रहे थे और नई जो रवायात है उनको अपना रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू ज़ुबान को बहुत फ़ायदा हुआ इन शोरा से। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मतलब इस लड़ाई का आगाज़ अगर हम देखें तो बनारस से हुआ, फिर इलाहाबाद में एक मजलिस हुई, इस तरह कमेटियाँ बनती गई, मुख्तलिफ नामों से कायम हो गई। इस मैदान में तालीम याफ्ता जो थे हिंदू जो थे उनका तबका जो है वो बहुत शामिल था, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे थे उस दौर में, और मुसलमान से चूँकि तालीम वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। ठीक है, और मुसलमान से सब कुछ छीन लिया गया, तो फिर उसके बाद जो इन्होंने साजिश की हिंदुओं ने मिलकर और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की तरफ से जो पहला कदम उठाया वो था उर्दू डिफेंस एसोसिएशन का क़याम था। यानी कि 1902 में जो है वो मतलब 1900 के आगाज़ में ही इसका आगाज़ हुआ था। यानी कि एक अहम इदारा था जिसने सर्वे जो है सामानी में उर्दू के ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया, वो था अंजुमन तरक्की उर्दू। ठीक है, आज भी पाकिस्तान में ये इदारा मौजूद है। ठीक है, अंजुमन तरक्की उर्दू जनवरी 1902 में ये कायम हुई थी। तहरीक अलीगढ़ से वाबस्ता लोग जो थे वो उस ज़ुबान उर्दू में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक रिसाला निकाला, तहज़ीबुल अख़लाक़ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, उसका इजलास, उसके बाद जितने भी उन्होंने किताबें लिखी, सैयद अहमद ख़ान की 8-10 किताबें थी, और उनके जितने भी रफ़क़ा थे, किसी ने नावल लिखी, किसी ने सफ़रनामा लिखी, किसी ने सीरत लिखी, किसी ने सवानें लिखी, जितना कुछ लिखा गया वो उन ज़ुबान उर्दू में ही लिखा गया। इस तरह उर्दू ज़ुबान को आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ मिलता गया। ठीक है, हिफाजत हुई। फिर जब 2 कौमी नज़रिए पेश किया उसमें भी हमें उर्दू ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आता है कि हमारी ज़ुबान जो है वो कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम लोग अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं, तहज़ीब, अपनी तमद्दुन, अपना समाज, अपना रवायात, अपनी लोग अपने, और दीन अपना, अपना खुदा मतलब अपना अल्लाह हम रखते हैं, और हमारा भी अल्लाह है, मतलब हमारा भी खुदा है। ठीक है, हम उसको मानते हैं, हमारी किताब है। ठीक है, ये सब भी उसमें जो है वो उसके जो खुतबा था उसमें शामिल किया गया। ठीक है, हमने कि हर चीज़ के मुकाबले में दलील दी गई, दलील से बात हुई कि हम लोग, हमारी हर चीज़ अलग है। यहाँ 2 कौमें आबाद है, एक हिंदू है, दूसरी मुस्लिम है, जो कि इतने सालों तक इकट्ठे रही, लेकिन इनकी रवायात, तहज़ीब, सकाफ़त एक जैसी नहीं हो सकी। ना हमने इनकी चीज़ों को अपनाया और ना उन्होंने। ठीक है, मतलब उर्दू जो को अगर रद्द करने की वजह पूछी जाए तो वो इसलिए करते थे कि मुसलमानों की ज़ुबान थी, इसलिए उन्होंने हिंदी को ला खड़ा किया। हालांकि इससे बेशतर बरसग़ीर की ज़ुबान उर्दू या उर्दू की कोई मुफर्रद किस्म की एक आम ज़ुबान थी, यानी कि उसे हम रेख्ता कह सकते हैं, रेख्ती कह सकते हैं, उर्दू मोला कह सकते हैं, लश्करी ज़ुबान कह सकते हैं, गुजराती, दक्कनी, दहलवी ज़ुबान इस तरह कहा जा गया। लेकिन बाकायदा जब अंग्रेज़ों की आमद हुई उस वक्त ये जो है तो उर्दू का जो मतलब मुकम्मल नाम वो पड़ा वो उर्दू हुआ, क्योंकि तो उसकी बाबरी में भी सबसे पहले जो है वो बाबर ने इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ठीक है,
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ उर्दू हिंदी तनाज़ा बढ़कर सियासी नवेद का आ गया। पहले तो ये छोटी सतह पे था मकामी, फिर सियासी समाजी सतह पर आता गया। मुसलमान दो कौमी नज़रिए की बात करते थे, वहाँ उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ भी लाजिम हो गया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग का क्या 1906 में इन्हीं लोगों के हाथों हुआ जो दिफा उर्दू के लिए 4 दहाइयों से लड़ रहे थे, यानी कि वक़ार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मुज़फ़्फ़र अली ख़ान वगैरह, ये सारे सैयद अहमद ख़ान के साथी थे, ठीक है। उसी तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे और उर्दू तहरीक का हिस्सा पाकिस्तान में मतलब रोशन की तरह है। एक बल्ब अगर अंधेरा है और एक छोटा सा चिराग है तो वो हमारा उर्दू का है, अगर कह लिया जाए कि उर्दू ज़ुबान उर्दू को में नज़रिए लाजिम व मलजूम थे। लाजिम होना, यहाँ पर सिर्फ लाजिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मलजूम नहीं। मलजूम की अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाए तो ये लफ्ज़ मुलजिम से निकला है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर यानी लाजिम हो गया था कि उर्दू और उर्दू को में नज़रिया एक साथ ही हैं, ठीक है। उसके बाद आज अगर हम देखें तो अपनी कौमी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ तरक्की के लिए हम लोगों ने 1948 में फिर इसको कौमी ज़ुबान का जो है वो दर्जा दिया गया 25 फरवरी में। तो उसके बाद तब से लेकर अब तक जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है ये उर्दू ही है। तो फिर पाकिस्तान का एक आइन था, उसमें एक आर्टिकल था 251 पर अमल करते हुए उर्दू को पाकिस्तान में सरकारी ज़ुबान जो है वो लागू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज का नज़रिया। इसमें हमने इन मुख्तलिफ तरह से देखा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने हिंदुओं की साजिश क्या थी और हमारा जो तहरीक पाकिस्तान में उर्दू का किरदार था वो अहम है, ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको जो आज का लेक्चर है ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अपनी जो फीडबैक है उसको ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा। इसे अपने जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, जो क़ारिब हैं, जो ज़ुबान उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू में MA कर रहे हैं या BS कर रहे हैं, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ जो है वो उनका भी बेनिफिट हो जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।